हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर यानी कि सिक्स सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मशीन्स। और इसकी भी हम पहली यूनिट आज शुरू करने जा रहे हैं। इस यूनिट को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पार्ट आज हम शुरू करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन का काफ़ी सारा पोर्शन हम पढ़ेंगे, और सेकंड पार्ट में हम इंट्रोडक्शन का कुछ पार्ट और वेलोसिटी एनालिसिस, और तीसरे पार्ट में हम एक्सेलरेशन एनालिसिस को पढ़ेंगे। पिछले कुछ वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको यदि आप देखेंगे तो उनमें से शायद लास्ट ईयर या उससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में इस यूनिट में से 44 मार्क्स का आई थिंक 2022-23 में या 23-24 में दो इस यूनिट से, यूनिट नंबर 1 से 44 मार्क्स का आया था। और जैसा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो लगभग सभी क्वेश्चंस के आगे कम से कम 2 ईयर जरूर डले हुए हैं, और 2 से ज़्यादा मतलब वो क्वेश्चन कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसके सामने कोई भी ईयर नहीं डला है। और नीचे जो इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि एटलीस्ट 2 या 3 न्यूमेरिकल यहाँ से आते ही आते हैं। तो ओवरऑल ये सब बातें बताने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि ये यूनिट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट की कैटेगरी में है। तो शुरुआत करते हैं इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट की, जिसको हम इस सीक्वेंस में आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन मैकेनिज्म्स एंड मशीन्स, देन काइनेमेटिक पेयर्स एंड देयर क्लासिफिकेशंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ग्रेबलर इक्वेशंस, और फाइनली इन्वर्जन। हो सकता है कुछ पार्ट आज हम इसमें से स्किप कर दें, जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। शायद इन्वर्जन को हम नेक्स्ट पार्ट में ले जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। थ्योरी ऑफ मशीन्स, जैसा कि इस सब्जेक्ट का नाम अपने आप में बता रहा है कि मशीन्स के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। किस प्रकार की जानकारी लेनी है, तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये विज्ञान की वो शाखा है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें हम दो पार्ट्स के बीच के रिलेटिव मोशन और जो उनके बीच में फोर्स एक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। और ये पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे चल के सपोज एक मशीन डिजाइन करनी है आपको, तो मशीन के अंदर सेवरल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि यदि आप किसी स्कूटर की बात करें और उसके इंजन की बात करें, तो इंजन में लगभग 650 पार्ट्स होते हैं। तो अब इंजन को डिजाइन करना है तो उसके अंदर के पार्ट्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसमें कुछ स्टैटिक पार्ट होंगे, उसमें कुछ डायनेमिक पार्ट होंगे, कहीं पर फोर्स किस प्रकार से आ रहा है, तो उन सब की एनालिसिस करते हैं हम थ्योरी ऑफ मशीन्स में। तो बेसिकली थ्योरी ऑफ मशीन क्या हो गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम दो पार्ट्स के बीच के रिलेटिव मोशन और उनके बीच में जो फोर्स है काम कर रहे हैं उनकी स्टडी करते हैं। अब जैसा कि अभी मैंने आपको मशीन के बारे में बताया कि मशीन जो है उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो रेस्ट में होते हैं, कुछ पार्ट उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो मोशन, जैसे सिलेंडर, पिस्टन, क्रैंक, ये सब मूविंग पार्ट्स होते हैं। लेकिन यदि उसकी केसिंग की बात करोगे तो केसिंग तो कहीं मूव नहीं करती। तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रेस्ट में रहते हैं। तो इसीलिए थ्योरी ऑफ मशीन को सब डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। नंबर 1 स्टैटिक्स एंड नंबर 2 डायनामिक्स। पहले इन दोनों पार्ट को देखते हैं कि थ्योरी ऑफ मशीन, जिसके अंदर फोर्स और उनके इफेक्ट को पढ़ा जाता है जब पार्ट हमारा रेस्ट में हो। तो ऐसे पार्ट की एनालिसिस जो कि रेस्ट में है और उसके ऊपर हम क्या स्टडी कर रहे हैं, फोर्स की और उसके इफेक्ट की, तो उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। डायनामिक्स का मतलब आप समझ ही गए होंगे इस ऊपर वाली डेफिनेशन से, कि जहां पर पार्ट्स मोशन में होते हैं और हम फोर्स की और उनके इफेक्ट की एनालिसिस करते हैं, तो उसे हम डायनामिक्स कहते हैं। डायनामिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स कौन सी ब्रांच होती है, जिसमें
कंबाइंड इफेक्ट को स्टडी किया जाता है। किसके कंबाइंड इफेक्ट को? मास और मोशन, मास और मोशन। और ये इफेक्ट इनर्शिया फोर्सेस के रूप में क्रिएट होता है और इसकी एनालिसिस हम करते हैं काइनेटिक्स में। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिनमें हम उसके मास को कंसीडर नहीं करते, केवल और केवल उनके बीच के मोशन को कंसीडर करते हैं, तो वहां पर उस ब्रांच को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स की डेफिनेशन अलग थी, बट यहाँ पर किससे रिलेटेड है? मास और मोशन के कंबाइंड मोशन के इफेक्ट को देखते हैं तो उसे हम इनर्शिया फोर्सेस के रूप में एनालिसिस करते हैं, उसे कहते हैं हम काइनेटिक्स। और कहीं कहीं पर कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर हम मास हमारे लिए नेग्लिजिबल होता है, तो उस एनालिसिस को, केवल मोशन की एनालिसिस को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। तो ये हमारा सब डिवीजन हुआ टॉम का। अब जो मोशन होता है वो कितने प्रकार का होता है हमें पहले से पता होना चाहिए, जिसके कारण हम उसकी एनालिसिस को उसी प्रकार से एनालाइज कर सके। तो प्लेन मोशन, जैसा कि नाम बता रहा है कि जब मोशन एक प्लेन में हो, प्लेन का क्या मतलब है? व्हेन इट इज इन बिटवीन टू एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस, वाई जेड एक्सिस या जेड एक्स एक्सिस, तो उसे हम प्लेन मोशन कहते हैं, क्योंकि दो एक्सिस को मिलाकर के एक प्लेन जनरेट होता है। अब इसके अंदर भी दो प्रकार की मोशन हो सकती है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकती है और एक कर्व के कर्वेचर में हो सकती है। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है जिसे हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं, और कर्वेचर में जो होती है उसे हम प्लेन कर्विलिनियर मोशन भी कहते हैं। तो प्लेन मोशन का मतलब है या तो मोशन स्ट्रेट लाइन में होगी या कर्वेचर में होगी, तो उसे हम रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन भी कहेंगे, या कर्विलिनियर होगी तो उसे हम प्लेन कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काइनेमेटिक लिंक, या इसे हम एलिमेंट भी कहते हैं। मशीन का हर पार्ट, मतलब कोई भी ऐसा पार्ट मशीन का जो कि किसी दूसरे पार्ट के रिलेटिव में मोशन करता है, उसे हम काइनेमेटिक लिंक या कहते हैं। मतलब मशीन का वो पार्ट जो किसी दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में मोशन करता है, तो उसे हम काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट कहते हैं। किसी लिंक में जरूरी नहीं है कि केवल एक ही पार्ट हो, सेवरल पार्ट्स मिलकर के एक लिंक बना सकते हैं, जो कि आपस में रिजिडली जुड़े हुए होने चाहिए। रिजिडली का मतलब नो डिफॉर्मेशन, सो दे डू नॉट मूव रिलेटेड टू वन अदर। मतलब जिन्होंने वो रिजिडली जुड़ करके बनाया है, वो आपस में एक दूसरे के प्रति उनका मोशन नहीं होना चाहिए, तो हम उनको सेवरल पार्ट्स को भी एक पार्ट मान सकते हैं। लेकिन यदि उसके अंदर भी पार्ट्स एक दूसरे के रिलेशन में मोशन कर रहे हैं, तो वो अपने आपस में एक काइनेमेटिक लिंक जनरेट कर रहे हैं। ए लिंक शुड हैव द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज जरूर होनी चाहिए। नंबर वन, मोशन होना चाहिए, रिलेटिव मोशन, एंड नंबर टू, रेजिस्टेंट बॉडी, मतलब वो रेजिस्ट करनी चाहिए यदि उसके ऊपर कोई भी फोर्सेस आते हैं, किसी प्रकार के फोर्सेस जब अप्लाई होते हैं तो उसको रेजिस्टेंस बॉडी होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा 2 नंबर में पूछी जाती है, बहुत ज्यादा आने वाली डेफिनेशन है काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, रिजिड, फ्लेक्सिबल और फ्लूइड। रिजिड लिंक बेसिकली कि जिसके अंदर रिलेटिव मोशन के दौरान जब वो मोशन को ट्रांसमिट कर रहा हो तो कोई भी डिफॉर्मेशन ना हो। वैसे इम्पॉसिबल है कि जब मोशन ट्रांसमिट होता है तो इस प्रकार का कोई डिफॉर्मेशन ना हो, इसलिए रिजिड लिंक वास्तव में तो एक्चुअल में तो एग्जिस्ट नहीं करते। कौन से एग्जिस्ट करते हैं? नंबर 2, फ्लेक्सिबल लिंक। ये वो लिंक होते हैं कि जब ये मोशन को ट्रांसमिशन करते हैं, मोशन को ट्रांसमिट करते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर, तो इनके अंदर डिफॉर्मेशन तो हो जाता है, लेकिन उस डिफॉर्मेशन का मोशन के ट्रांसमिशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के लिंक को कहते हैं फ्लेक्सिबल लिंक।
एंड द थर्ड वन इज फ्लूइड लिंक। फ्लूइड लिंक कौन सा होता है? जिसमें फ्लूइड के द्वारा मोशन को ट्रांसमिट किया जाता है। फ्लूइड के प्रेशर एक जगह से दूसरी तरफ प्रेशर ट्रांसमिट हो जाता है पास्कल के नियम के द्वारा। जैसा आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेस वगैरह होते हैं, या आपकी मोटरसाइकिल के जो आगे शॉकर्स होते हैं उनमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है। ऑयल सील लगी रहती है, कभी कभी वो ऑयल सील ब्रेक हो जाती है तो सारा फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के लिंक को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड लिंक। नाउ द टाइप ऑफ कंस्ट्रेन्ड मोशन। पहली बात तो यही समझना है कि कंस्ट्रेन्ड मोशन का क्या मतलब है, कि हम यदि मोशन को रेस्ट्रिक्ट कर दें, लिमिटेड कर दें, तो उसे हम कंस्ट्रेन्ड मोशन कहते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमना चाहिए, दूसरी डायरेक्शन में नहीं घूमना चाहिए, तो हमने उसके ऊपर लिमिट लगा दी, उसको रेजिस्ट कर दिया, उसको कंस्ट्रेंट कर दिया। तो सबसे पहली कौन सी मोशन है? कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन। कि जब मोशन बिटवीन ए पेयर is limited to a definite direction irrespective of the direction of the force applied। कि फोर्स कैसे भी लगाओ लेकिन वो मूव जो करेगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर है कि ये जो एक पर्टिकुलर पीस है इसमें हमने एक स्क्वायर होल कर दिया। अब इस होल के अंदर स्क्वायर शाफ्ट ही मूव कर सकता है, चाहे आप फोर्स कैसे भी लगा लो तो वो शाफ्ट इसके अंदर ऐसे आगे पीछे मूव कर सकता है। और इसका मोशन हमने स्क्वायर होल बनाने की वजह से क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कंस्ट्रेंट कर दिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे आपने शाफ्ट में, अब आपके पास है तो सर्कुलर शाफ्ट, लेकिन आपने दोनों तरफ कॉलर लगा दिया, तो कॉलर की वजह से ये आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, केवल रोटेट ही होता रहेगा। तो इसको भी आपने कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप मोशन को कंस्ट्रेंट कर देते हैं कंप्लीटली, केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। दूसरा आता है इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे आपका सर्कुलर होल बना दिया आपने, राउंड होल कर दिया। जो आपका पिछला एग्जाम्पल था उसमें आपने होल कैसा रखा था? स्क्वायर। अब आपने ये होल जो है कैसा कर दिया? राउंड, सर्कुलर होल कर दिया। तो इसमें अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपका सर्कुलर होल है और ये आपका शाफ्ट है, तो ये शाफ्ट इसमें ऐसे भी मूव कर सकता है आगे पीछे, और ये ऐसे रोटेट भी कर सकता है। तो आपने इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट कर दिया, क्योंकि आप इसे कंस्ट्रेंट कर ही नहीं पाए कि मोशन जो है वो मोर देन वन डायरेक्शन में हो रहा है। तो इसलिए आप इसको क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। नेक्स्ट आता है आपका सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स फॉर्मिंग ए पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले दोनों समझ में आ जाते हैं, तीसरे में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन यदि आप इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो आपका एक पेयर फॉर्म हो रहा है बिटवीन द एलिमेंट्स, उसका जो मोशन है उस वो कंस्ट्रेंट अपने आप नहीं हो रहा है, लेकिन किसी अदर मींस, मतलब अदर फोर्स की वजह से, लोड की वजह से, या कुछ और किसी भी अदर मीन की वजह से उसका जो मोशन है वो कंस्ट्रेंट हो जाएगा। तो उसे कहते हैं हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। जैसे कि आप देख रहे हैं फुट स्टेप बेरिंग आपके स्क्रीन पर है। अब ये जो इसमें शाफ्ट दिख रहा है आपको, तो ये शाफ्ट रोटेट भी कर सकता है और ऊपर नीचे मूव भी कर सकता है। बट जब इसके ऊपर लोड आ गया तो आपने इसका मोशन कंस्ट्रेंड कर दिया। अब ये एक्सियल मोशन नहीं कर सकता, ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, तो आपने इसके मोशन को कंस्ट्रेंड सक्सेसफुली कर दिया। ऐसे और भी बहुत सारे
एग्जाम्पल्स हैं जैसे आईसी इंजन में वॉल्व्स का एग्जाम्पल है, जिसमें हम स्प्रिंग के द्वारा उसके मोशन को कंस्ट्रेंट कर देते हैं। जैसे ही स्प्रिंग फोर्स काम करता है तो वाल्व क्लोज हो जाता है, अपने आप को अपनी पोजीशन में एडजस्ट कर लेता है। चलिए, काइनेमेटिक पेयर, वंस अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काइनेमेटिक पेयर क्या होता है कि दो लिंक या एलिमेंट मशीन के जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वो एक पेयर बनाते हैं, और उनके बीच का मोशन कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड द इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कंप्लीटली और सक्सेसफुली, मतलब नंबर 1 और नंबर 3 कंस्ट्रेंड, द पेयर इज नोन एज काइनेमेटिक पेयर। तो हम पेयर को क्या कहेंगे, वो एक काइनेमेटिक पेयर की तरह काम कर रहा है। और कंप्लीटली और सक्सेसफुली में क्या करा हमने कि यदि किसी भी पेयर का मोशन एक से अधिक डायरेक्शन में हो रहा है तो वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट कहा जाता है, नंबर 2 कहा जाता है। और यदि उसका केवल एक ही डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उसे हम सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो इसका मतलब काइनेमेटिक पेयर उसे कहेंगे जब जो आपका पेयर बन रहा है उसके बीच में केवल एक डेफिनेट डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है, तो उसे हम काइनेमेटिक पेयर कहेंगे। अब काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से बताया गया है। नंबर 1, उनके बीच के रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंगली। नंबर 2, जो उनके बीच में कांटेक्ट है उसके सरफेस के अकॉर्डिंगली। और नंबर 3, कि किस प्रकार से वो क्लोजर हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, लेकिन इसको समझने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन समझनी पड़ेगी जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और आगे चल के हम इसे कहीं कहीं पर डीओएफ या डीएफ के नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, स्वतंत्र वे, तरीके, इन विच ए मैकेनिकल बॉडी और सिस्टम कैन मूव। मतलब कि कोई भी मैकेनिकल बॉडी या सिस्टम या कोई भी पार्ट वो किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। यदि स्पेस में किसी बॉडी को हम रखें तो वो कितने तरीके से मूव हो सकता है, चलिए ध्यान से समझते हैं। हमारे पास 3 डायरेक्शन होती हैं, एक्स वाई जेड। तो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो 3 तो उसकी कौन सी मोशन हो गई, ट्रांसलेशन मोशन। मतलब ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। और 3 ही डायरेक्शन वो हो गई जिनके अबाउट वो रोटेट कर सकता है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम के द्वारा बता रहा हूं कि यदि हमारी ये 3 डायरेक्शन है तो इन तीनों डायरेक्शन में बॉडी मूव कर सकती है, एक्स वाई जेड। लेकिन वो बॉडी, और बॉडी यहां रखिए, सपोज दिस इज ए बॉडी। अब ये बॉडी एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट भी कर सकती है, ये वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है, और ये जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकती है, और ये एक्स वाई एक्स डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, वाई में भी मूव कर सकती है, और जेड में भी मूव कर सकती है यदि ये फ्री है। तो इसका मतलब 3 तो ट्रांसलेटरी मोशन हो गई और 3 रोटेशनल मोशन हो गई। तो कुल मिलाकर के एक बॉडी जो कि स्पेस में रखी हुई है उसके लिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 6, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे से देख सकते हैं। तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है किसी की भी। लेकिन अब जो हमारे पेयर बनेंगे उनमें कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी ये देखते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द एलिमेंट्स, तो नंबर 1 कौन सा, स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर मतलब जब एक पेयर बनता है और एक पार्ट दूसरे पार्ट पर स्लाइड करता है, जैसे पिस्टन एंड सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर पिस्टन,
सिलेंडर की वॉल के साथ में पिस्टन स्लाइड करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है आगे पीछे। तो उसे हम स्लाइडिंग पेयर कहते हैं, और उसका मोशन एक ही डायरेक्शन में होता है, तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन होता है, और इसीलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 1, क्योंकि उसका मोशन केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। टर्निंग पेयर, कि जब जो भी पेयर बन रहा है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो टर्न कर रहे हैं एक्सिस के अबाउट, रोटेट कर रहे हैं एक एक्सिस के अबाउट, तो उस पेयर को हम टर्निंग पेयर कहते हैं। जैसे शाफ्ट विद कॉलर एट बोथ एंड्स, जैसे कि अभी आपको एग्जांपल बताया था कि कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन कर दिया आपने, कि एक शाफ्ट लिया सर्कुलर और उसके दोनों तरफ कॉलर लगा दिए, तो अब वो शाफ्ट केवल और केवल रोटेट कर सकता है, आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, तो हमने उसके मोशन को कंप्लीटली कंस्ट्रेंट कर दिया, और कौन सा पेयर बना दिया, टर्निंग पेयर। नेक्स्ट है आपका रोलिंग, जब एक पार्ट दूसरे पार्ट पर रोल करता है। जैसे आपने साइकिल में, स्कूटर में बॉल बेयरिंग देखी होंगी, जिसमें इनर रेस और आउटर रेस के बीच में जो बॉल्स होती हैं वो रोल करती हैं, तो इस प्रकार के पेयर को हम क्या कहते हैं, रोलिंग पेयर। नेक्स्ट आता है स्क्रू पेयर, जैसे नट बोल्ट। नट बोल्ट का एग्जाम्पल है, तो आपका नट बोल्ट जो है वो नट में क्लॉकवाइज चलाएंगे तो आप वो आगे बढ़ेगा, और एंटी क्लॉकवाइज तो वो ऊपर आएगा, तो उनका मोशन केवल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी। और कौन सा पेयर कहलाया जाएगा, स्क्रू पेयर। स्फेरिकल पेयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप सबने, जो आप कार के जो मिरर होते हैं, दोनों साइड मिरर होते हैं, उनमें स्फेरिकल पेयर ही यूज होता है। आप देखते हो उसे आप किसी भी एंगल पर किसी भी तरीके से घुमा करके एडजस्ट कर लेते हैं, तो दोनों के बीच में जो मोशन होता है, वो जो पेयर बनता है वो स्फेरिकल पेयर बनाता है। और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम देख रहे हैं आप यहाँ पर 3 लिखी हुई है, क्योंकि आप उसे तीनों डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाई जेड, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह कर लेते हैं, तो इसलिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स के बीच में कॉन्टैक्ट कैसा है, तो सबसे पहले लोअर पेयर और हायर पेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आगे चल के इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे होंगे जो कि आपको समझने होंगे, तो इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को ढंग से समझिए, कि जो एलिमेंट्स हैं, किसी पेयर के जो दो एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में सरफेस कांटेक्ट होता है जब वो एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करते हैं, तो इस प्रकार के पेयर को हम क्या कहते हैं, लोअर पेयर। जैसे स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग में पूरा का पूरा सरफेस जो है वो पिस्टन का, वो कांटेक्ट में है किसके, सिलेंडर की इनर वॉल के। टर्निंग पेयर, उसमें भी शाफ्ट का बहुत बड़ा पोर्शन जो आपने रोटेट करना है वो दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में है, तो इस प्रकार के स्क्रू पेयर, ये सारे के सारे क्या हैं, लोअर पेयर के एग्जांपल्स हैं। फिर है आपका हायर पेयर, कि यदि उनके बीच में जो पेयर बन रहा है उनके बीच में पॉइंट कांटेक्ट हो या लाइन कांटेक्ट हो, जब वो मूव करें, चाहे पार्शली, चाहे स्लाइडिंगली करें या टर्निंग करें, देन इस पेयर को हम क्या कहते हैं, हायर पेयर। जैसे ए पेयर ऑफ फ्रिक्शन डिस्क, इट इज ए हायर पेयर। जैसे गियर्स हैं, अब गियर्स आप देखते हैं कि जब गियर मैश करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो ये कंफ्यूजिंग वाले पोर्शन में आ जाता है, लेकिन जब वो कांटेक्ट करता है तो केवल एक सिंगल पॉइंट ही उसका कांटेक्ट में आता है। तो बॉल बेरिंग, जैसे बॉल बेरिंग या रोलर बेरिंग देखी है आपने, इनर रेस और आउटर रेस। बॉल कैसी होती है, स्फेरिकल। स्फेयर, यदि आप किसी भी स्फेरिकल बॉडीज को किसी सरफेस पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका वहां पर जो कांटेक्ट होता है वो एक सिंगल पॉइंट होता है, जो हर सेकंड बदलता है। यदि वो रोल कर रही है और यदि वो
अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, जिसे हम रोलिंग ही कहते हैं, तो वो हर सेकंड पर अपने कांटेक्ट पॉइंट को चेंज करती है, लेकिन कांटेक्ट होता एक पॉइंट के रूप में ही है। और यदि हम उस पाथ को ट्रेस करेंगे तो वो एक लाइन कांटेक्ट बन जाएगा। तो यदि पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है या लाइन कांटेक्ट बन रहा है, तो ऐसे पेयर को हम क्या कहते हैं, हायर पेयर। और आगे चल के हमें बहुत सारी चीजों में लोअर पेयर और हायर पेयर निकालने पड़ेंगे, और उसी के द्वारा हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तीसरा है आपका सेल्फ क्लोज्ड पेयर, कि यदि दो पेयर मैकेनिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है इस तरीके से कि व्हेन द वे वन ओनली रिक्वायर्ड काइंड ऑफ रिलेटिव मोशन ऑकर्स, तो इस प्रकार के मोशन, वो जो पेयर होता है उसको कहते हैं हम सेल्फ क्लोज्ड पेयर। लोअर पेयर्स आर सेल्फ क्लोज्ड पेयर। लोअर पेयर कौन से थे, अभी आपको दोबारा से लेकर के चलते हैं लोअर पेयर में। जैसे स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, स्क्रू पेयर, जहां पे आपने छोड़ दिया मोशन को वहीं पर वो मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो अपने आप बंद हो गया। जैसे आपने नट बोल्ट की बात करें, स्क्रू की, तो आप जब तक फोर्स लगा रहे हैं तब तक तो वो मूव कर रहा है, लेकिन जैसे ही छोड़ा सेल्फ क्लोज पेयर हो गया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, दे आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट बाई एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जैसे कैम एंड फॉलोअर। इसे हम, इस यूनिट को हम आगे पढ़ेंगे और आपको वहां पर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये कैसे फॉर्म करते हैं, क्योंकि अभी हम ना तो कैम को डिस्क्राइब कर सकते हैं ना फॉलोअर को। तो जैसे फोर्स इज एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स होता है वो रिस्टोर हो जाता है, और जब जरूरत होती है वो उसको रिलीज कर देती है। तो इस प्रकार के जो, मतलब विद द हेल्प ऑफ फोर्स, यदि वो क्लोज होते हैं तो उन्हें कहते हैं हम फोर्स क्लोज पेयर। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर्स। नाउ कि चेन कैसे बनती, काइनेमेटिक चेन कैसे बनती। व्हेन काइनेमेटिक पेयर्स आर कपल्ड in such a way that the last link is joined to the first link to transmit the definite motion completely और सक्सेसफुली। आप ध्यान दे रहे हैं कि हर जगह पर केवल एक ही, ये दो ही चीजें आ रही हैं जो आपने मोशन पढ़ी थी, कंप्लीटली और सक्सेसफुली। बीच वाली मोशन नहीं आ रही है जिसमें इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन था, इसका मतलब सिंगल डायरेक्शन मोशन। तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक चेन। फिर से समझते हैं, when kinematic pair are coupled in such a way that the last link is joined to first link to transmit the definite motion, कि मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए क्या होना चाहिए कि आखिरी लिंक जो है वो पहले लिंक से जुड़ा होना चाहिए, तो उसे हम, और मोशन हमारा केवल एक सिंगल यूनिडायरेक्शनल होना चाहिए, चाहे वो रोटेशन हो चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन हो, दोनों में से कोई भी हो, लेकिन सिंगल डायरेक्शन होना चाहिए। इसी वजह से कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन कहा जाएगा। तो ऐसे मोशन, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक चेन। इफ ईच लिंक इज assumed to form two pair with two adjacent link, then the relation between number of pairs forming a kinematic chain and the number of links, तो ये एक फॉर्मूला है जैसे हम L इक्वल्स टू 2p माइनस 4 के द्वारा जानते हैं, जहां पर p क्या है, नंबर ऑफ पेयर, और L क्या है, नंबर ऑफ लिंक्स। इन्हीं के द्वारा हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर आता है द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो यदि आप नीचे वाली इक्वेशन नंबर 2 को देखेंगे, तो अनदर रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लिंक्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट किसके लिए, केवल और केवल काइनेमेटिक चेन के लिए। तो J इक्वल्स टू 3/2 इंटू एल माइनस 2। और ये जो दोनों इक्वेशन है ये केवल और केवल किसके लिए है, काइनेमेटिक चेन के लिए, और इनका उपयोग हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे सबसे पहला आपके सामने ये अरेंजमेंट है कि हमने 3 लिंक लिए हैं, लिंक 1, लिंक 2 और लिंक 3। अब इन लिंक में हमें इस फॉर्मूले के द्वारा ये देखना है कि ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं है। मतलब काइनेमेटिक चेन का क्या मतलब है बेसिकली, कि जो मोशन को ट्रांसमिट कर सकती है या नहीं। तो आपने फॉर्मूले को यूज किया, नंबर ऑफ लिंक कितने हैं, 3। तो आपने नंबर ऑफ लिंक 3 हो गए, नंबर ऑफ पेयर कितने हो गए, 3, क्योंकि यहां पर एक पेयर बना, यहां पर एक पेयर बना, यहां पर एक पेयर बना। जॉइंट कितने हैं, ए बी सी, 3 ही जॉइंट है। तो आपने फॉर्मूला यूज करा L बराबर 2p-4। तो लेफ्ट हैंड साइड आई आपकी 3 और राइट हैंड साइड आई आपकी 2, विच इज LHS इज ग्रेटर देन RHS। ऐसे ही आपने दूसरी इक्वेशन को यूज करा, वंस अगेन आपकी LHS इज ग्रेटर देन RHS। तो इस प्रकार की, क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी ग्रेटर देन राइट हैंड साइड है, इसीलिए ये एक काइनेमेटिक चेन नहीं बना पा रही हैं। और इसका मतलब क्या है कि नो रिलेटिव मोशन इज पॉसिबल, और इसीलिए हम इसे क्या कह देते हैं, इट इज ए लॉक्ड चेन। और इस प्रकार की जो यूज होती हैं जिनमें मोशन ट्रांसमिट नहीं होता है, किसमें, ट्रसेस में। ये आपने यदि मैकेनिक्स में ट्रस पढ़ा होगा तो इसे हम परफेक्ट ट्रस के रूप में भी जानते थे पहले से, यदि आपको याद हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आप देख रहे हैं कि ABCD 4 जॉइंट हैं और इनमें 4 लिंक के द्वारा इनको जोड़ा गया है। और यदि इसमें आप देखेंगे तो L बराबर 4, P बराबर 4, J बराबर 4। फॉर्मूला यूज करा, आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, इक्वेशन 2 के लिए भी और इक्वेशन 1 के लिए भी। तो इसे हम क्या कहेंगे, काइनेमेटिक चेन ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि हमारी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन है या सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तीसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि कितने लिंक हैं, 5, और P बराबर भी 5 है, J बराबर भी 5 है। अब इसमें आप देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 1 को देखा था हमने कि जहां पर लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड आई थी, तो उसको क्या कहेंगे हम, लॉग चेन। और यहां पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से कम आई है। तो वंस अगेन इसने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं किया है, परंतु इसको हम क्या कहेंगे, अनकंस्ट्रेंट चेन। तो एक बार से तीन तीन ही केस हो सकते हैं आपके पास। क्या हो सकते हैं, नंबर 1, फिर से आपको दिखाते हैं, लॉग चेन हो सकती है आपकी, कि जब लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन राइट हैंड साइड हो तो उसे हम क्या कहेंगे, लॉग चेन। दूसरा क्या हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, तो उसे क्या कहेंगे हम, काइनेमेटिक चेन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। और यदि लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड आ गई तो इसे हम क्या कहेंगे, अनकंस्ट्रेंट चेन। अब आपके पास एक और एग्जांपल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें आपके पास लिंक तो 6 हैं, पेयर आपके पास 5 हैं और जॉइंट आपके पास 7 है। सभी स्टूडेंट्स अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो आपके पास लिंक हैं वो 6 हैं और लिंक 1 2 3 4 5 6 आप देख सकते हैं। पेयर आपके पास कितने बन रहे हैं वो आप फिर से देख सकते हैं, 5 पेयर बन रहे हैं आपके पास। और जॉइंट कितने बन रहे हैं, ADCGFEB, तो 7 जॉइंट बन रहे हैं। फिर से आपने यदि अपनी दोनों इक्वेशंस को यूज करा
तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई, और इसका क्या मतलब होगा, इट इज ए काइनेमेटिक चेन। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे यहाँ से न्यूमेरिकल की फॉर्म में, और आपको केवल थोड़ा सा कंसंट्रेशन से उसको देखना है, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैकेनिज्म, when one of the link of a kinematic chain is fixed, कि यदि किसी भी काइनेमेटिक चेन का एक लिंक जो है वो वन लिंक इज फिक्स्ड, द चेन इज नोन एज मैकेनिज्म। कि देखिए अभी आपने जो पीछे सबसे पहला एग्जाम्पल देखा था उसमें आपका लॉग चेन बना था, देन उसके बाद जो आपका एग्जाम्पल था वो आपका काइनेमेटिक चेन था, और यदि उसे आप रिकॉल करें तो वहां पर 4 लिंक आए थे आपके। तो उसमें से यदि हम किसी एक लिंक को फिक्स कर दें तो उसे हम मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। इसीलिए इट मे बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग ट्रांसफरिंग मोशन। ए मैकेनिज्म विद 4 लिंक इज नोन एज सिंपल मैकेनिज्म। जो बात अभी आपको बताई जा रही थी कि 4 वाला सबसे शुरुआत में सबसे मिनिमम लिंक जो होने चाहिए वो 4 होने चाहिए, तो उसके उस 4 वाले को क्या कहेंगे हम, सिंपल मैकेनिज्म। और यदि 4 से ज्यादा लिंक हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड मैकेनिज्म। when a mechanism is required to transmit power or to do some particular type of work, then it becomes a machine. तो हमारी मशीन की रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइप का काम करवाना है, तो हम इस प्रकार से सभी पार्ट्स को अरेंज कर देते हैं कि हमारा वो काम हो जाए, तो उस पूरे कॉम्बिनेशन को क्या कह देते हैं हम, मशीन। चाहे उसमें कोई सा भी काम हो रहा हो, जैसे आपका पर्टिकुलर मोशन चाहिए हमें, लेकिन उसमें स्टैटिक वाला पार्ट भी होगा और काइनेटिक वाला पार्ट भी होगा, काइनेमेटिक भी होगा। तो उस सारे कॉम्बिनेशन को जो आपने कंबाइन करके उस मोशन को जो आपने प्रोड्यूस किया, तो उस पूरे को हम क्या कहेंगे, एक मशीन। एंड वी आर सराउंडेड बाई मशीन्स। नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर प्लेन मैकेनिज्म। प्लेन का मतलब क्या हो गया, 4, सिंपल प्लेन मैकेनिज्म। तो 4 बार चेन का हम एग्जांपल ले रहे हैं। It is defined as the number of input parameter, usually pair variable, which must be independently controlled in order to bring the mechanism into a useful engineering purpose. It is possible to determine the number of degree of freedom of a mechanism directly from the number of links and number and type of the joints. चलिए इसको शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ गया है अब आपका, कंसंट्रेशन बढ़ा करके रखिए कि आपके पास 4 लिंक हैं, ये इनमें से एक को आपने फिक्स कर दिया, इसलिए इसको आपने मैकेनिज्म का नाम दे दिया है। अब इसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पे काम करना। A little consideration will show that the only one variable such as is needed to define the relative position of all the links. In other words, we say number of degree of freedom of a 4 bar chain is 1। जैसे आपने यहाँ पर एक थीटा को इंट्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और चीज है, जैसे कि इस मैकेनिज्म को आप यूज करते हैं, आपने देखा होगा आपकी जो ट्रेन होती है उसमें 4 बार मैकेनिज्म को ही यूज किया जाता है, कि जो आपके 2 व्हील्स होते हैं उनके बीच में ऐसे मोशन को ट्रांसमिट किया जाता है, और ये ऐसे और ये ऐसे। तो जब ये ऐसे घूमता है तो ये भी ऐसे घूमता है, तो 4 बार मैकेनिज्म के द्वारा ही आप इसको ट्रांसमिट करते हैं। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी लंबाई और मतलब एडी की लंबाई और सीडी की लंबाई, ये आपस में एक दूसरे को, इस सर्किल को कट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को लॉक्ड मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस बात का ये धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे, अभी तो आपको बेसिक से बताया जा रहा है,
डिजाइनिंग में केवल एक काइनेमेटिक चेन का ही रोल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है कि लेंथ ऑफ द आर्म कितनी रखनी चाहिए हमें और एंगल कितना रखना चाहिए। दे आर सो मेनी फैक्टर्स। चलिए 5 बार मैकेनिज्म, यदि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 5 बार 5 लिंक हैं, आपने ए बी को फिक्स कर दिया है। और यदि आप इसको देखेंगे तो इसको घुमाने के लिए 2 चीजें चाहिए, θ1 एंड θ2। तो इस मोशन को कंप्लीटली एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गई, 2। ऐसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम को थोड़ा सा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली थोड़ा सा आपको, जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे वहां से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में थोड़ा सा और समझ में आएगा, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं लाइफ में जो उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस को करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें अपने आप ही क्लियरिटी होनी शुरू होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लिंक ए बी विद कोऑर्डिनेट सिस्टम ओ एक्स वाई, जो अभी आपको पीछे दिखाया गया है, ए बी विद द कोऑर्डिनेट एक्स ओ एक्स वाई, इस वाले डायग्राम की बात चल रही है। तो जो भी बात करेंगे हम इसी डायग्राम के रेस्पेक्ट में करेंगे। विद रेफरेंस लिंक, उसको हमने क्या माना है, रेफरेंस लिंक। द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी ऑन द मूविंग लिंक सी डी कैन बी completely specified by 3 variables: the coordinates of the point P denoted by x, y and the inclination of the link CD with the x axis। फिर से आ जाते हैं कि ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट किस पे डिपेंड करेंगे, एक तो x पे, एक y पे और एक इस एंगल थीटा पे। क्यों? क्योंकि इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा की टर्म्स में। इसका मतलब थीटा का रोल भी प्ले हो गया, और साथ में क्या आएगा, एक्स कॉस थीटा, वाई साइन थीटा, इस प्रकार की चीजें आपके पास आएंगी। तो कुल मिलाकर के किन किन चीजों का रोल प्ले हो गया, एक्स का, वाई का और थीटा का। तो इसीलिए नेक्स्ट पेज पर जो चीजें लिखी हुई हैं कि फिर से उसको मैं बता रहा हूं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी डिनोट्स denoted by x and y and the inclination of the link CD with x axis or link AB. In other words, we can say that each link of a mechanism has 3 degrees of freedom before it is connected to any other link. But when the link CD is connected to the link AB by a turning pair at A, कि यदि, इस लाइन को फिर से आपको ध्यान रखना है, बट व्हेन द लिंक सी डी इज कनेक्टेड टू द लिंक ए बी बाय ए टर्निंग पेयर एट ए, द पोजिशन ऑफ सी डी इज नाउ डिटरमाइंड बाय ए सिंगल वेरिएबल एंड दस हैज ए डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये, कि यदि हम सेपरेटली बात कर रहे थे ए बी की और उसके ऊपर किसी पॉइंट पी की, तो क्या हो रहा था कि इसको डिफाइन करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता हो रही थी, किसकी, एक्स, वाई और थीटा। परंतु यदि हमने किसी सीडी लिंक को किससे कनेक्ट कर दिया, ए पे ज्वाइन कर दिया, डी पॉइंट को भी ए पर ज्वाइन कर दिया, तो अब इसकी जो सीडी की लंबाई है वो ए पॉइंट से मैच कर गई, मतलब ए और डी के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब हमें क्या मिलेगा, अब इसकी जो मोशन है वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगी, अब यहाँ पे एक्स वाई खत्म हो गए, अब केवल थीटा पे डिपेंड करेगी। इसीलिए इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 1 हो गई। तो ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें जिनके द्वारा हम अपनी क्लैरिटी को हर क्वेश्चन में थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। From above we see that when a link is connected to a fixed link by a turning pair is called as lower pair, 2 degree of freedom are destroyed, जो अभी अभी
आपको पता लगा कि x और y खत्म हो गए, तो इसका मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी खत्म हो गई. This may be clearly understood from the figure 5.1, in which the resulting 4-bar mechanism has 1 degree of freedom, n equals to 1. तो आपको अभी अभी इस पूरे जो हमने पढ़ा है इससे ये पता लगा कि यदि हमारे पास दो लिंक हैं और वो आपस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कनेक्टेड नहीं है, तो उस लिंक पर किसी भी पॉइंट की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होगी, जब या वो कितनी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, तीन चीजों पे, एक्स, वाई और थीटा पे. लेकिन यदि हमने उन दोनों लिंकों को आपस में एक टर्निंग पेयर के द्वारा एक ही पॉइंट पर जोड़ दिया, जैसे ए और डी को हमने जोड़ दिया था, तो एक्स और वाई हो जाती है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. नाउ लेट अस कंसीडर ए प्लेन मैकेनिज्म विद एल नंबर ऑफ लिंक्स, जिसमें कितने लिंक है, एल. क्योंकि 4 लिंक वाला हमारा क्या है, सिंपल मैकेनिज्म, और सारे के सारे मैकेनिज्म 4 तो होंगे नहीं, हो सकता है कहीं पे 5 लिंक हो, कहीं पे 6 लिंक हो. तो अब हमें कंपाउंड मैकेनिज्म के लिए भी कुछ सोचना होगा. तो उसके लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला हम जनरेट करने की कोशिश करेंगे कि यदि हमारे पास नंबर ऑफ लिंक एल हैं, और सिंस इन ए मैकेनिज्म वन ऑफ द लिंक इज टू बी फिक्स्ड, और उसमें से हमने एक को फिक्स कर दिया, तो हमारे पास कितने रह गए मूवेबल, L-1. और जितने भी मूवेबल होते हैं उनकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, तो 3. तो 3 इंटू L-1 हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा जब वो कनेक्ट होगा एक दूसरे से. तो जनरल मैकेनिज्म विद L नंबर ऑफ लिंक्स कनेक्टेड बाय J नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स. बाइनरी का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हर जॉइंट पर 2 लिंक जुड़े हुए हैं. आगे चल के आपको टर्नरी जॉइंट भी पता लगेंगे. तो बाइनरी का मतलब है हर जॉइंट पर, अभी तक जितने भी जॉइंट देखे हमने वहां पर बाइनरी जॉइंट ही देखे हैं. तो J नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम पेयर्स, एंड हायर पेयर कितने हैं, हायर पेयर का क्या मतलब है, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, पॉइंट होगा या लाइन होगा. 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पेयर, मतलब जो आपके हायर पेयर हैं उनकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 2 है. तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए उस पूरे मैकेनिज्म का, कि वो मैकेनिज्म कितनी स्वतंत्र इंडिपेंडेंटली कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, और इसे कहा जाता है कुर्ट्जबर्ग क्राइटेरिया फॉर मूवेबिलिटी, या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज होता है. तो n इक्वल्स टू 3 इंटू L-1 माइनस 2J और माइनस H इफ देयर आर नो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पेयर. मतलब हायर पेयर नहीं है वहां पर, कोई ऐसी मैकेनिज्म है आपके पास कि वहां पर हायर पेयर नहीं बन रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, H को 0 कर देंगे. तो ऊपर वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, n बराबर 3 इंटू L-1 माइनस 2J. एप्लीकेशन ऑफ कुर्ट्जबर्ग क्राइटेरिया फॉर प्लेन मैकेनिज्म. तो जनरल इक्वेशन तो हमारे पास क्या है, n बराबर 3 इंटू L-1 माइनस 2J माइनस H. अब यदि आप देखें 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये जो आपके सब पे दिया हुआ है, और सम सिंपल मैकेनिज्म है नो हायर पेयर, और यदि हम इसमें ये मान करके चलें कि हायर पेयर नहीं है, तो H की वैल्यू 0 मान करके, यदि 3 वाले के लिए बात करें तो नंबर ऑफ लिंक 3 और नंबर ऑफ जॉइंट 3. तो फॉर्मूले में पुट कर दिया, n बराबर 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 2 इंटू J, क्योंकि जॉइंट भी 3 है, तो n बराबर 0, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 0. इसका मतलब वो मूव ही नहीं कर सकता, और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसका यूज हम ट्रस में करते हैं, ब्रिज में करते हैं, वहां पे मोशन की जरूरत नहीं होती ट्रांसमिट करने की. तो मिनिमम जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 लेने के लिए, मतलब एक डायरेक्शन में मोशन लेने के लिए जो काइनेमेटिक चेन बनती है, उसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम 4 लिंक होने चाहिए. इसीलिए
सबसे पहला जो सिंपल मैकेनिज्म तैयार हुआ उसका नाम था 4 बार मैकेनिज्म, जो कि आपका रेलगाड़ी में, ट्रेन में यूज होता है। तो जो सेकंड एग्जाम्पल है आपका 4 बार लिंक के लिए, उसमें आप देख रहे हैं n की वैल्यू 1 आई है, तो क्या आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। 5 वाले के लिए 2, 6 वाले के लिए फिर से 0 आ गया आपका, कि उसमें नहीं होने का है मोशन। तो अब हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला जनरेट हो गया, किसके द्वारा, कुर्ट्ज़बेक क्राइटेरिया फॉर मूवेबिलिटी की। ये जो हम मैकेनिज्म बनाने जा रहे हैं, जो भी हम मशीन तैयार करने जा रहे हैं, उसमें 4 लिंक तो आएंगे नहीं, हो सकता है बहुत सारे लिंक हो। तो अब हमें पहले से ही एक फॉर्मूले के द्वारा हम ये निकाल के रख लेंगे जब हम डिजाइनिंग करेंगे मशीन की, कि भाई ये मशीन मूव भी करेगी या नहीं, और इसमें कितने लिंक और कितने जॉइंट्स हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम पहले से पता लगा लेंगे कि इस पूरी मशीन में मोशन, हमें जो हम रिक्वायर्ड मोशन प्राप्त करने के लिए इस मशीन को जनरेट कर रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इस क्राइटेरिया के द्वारा हम इन एडवांस अपना एक बना करके पूरा का पूरा प्रिंट, और उसमें हम ये देख लेते हैं कि कितने लिंक है, कितने जॉइंटर और कितने हायर पेयर हैं, उसके द्वारा कुर्ट्ज़बेक क्राइटेरिया के द्वारा हम ये पता लगा लेते हैं कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन बन करके तैयार होगा प्रैक्टिकली, तो इसका मोशन संभव है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कुर्ट्ज़बेक क्राइटेरिया अप्लाइड टू मैकेनिज्म विद ए हायर पेयर। अब यदि कहीं पर हायर पेयर बन रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लाइन या पॉइंट कांटेक्ट बन रहा है, तो हायर पेयर हमारे पास 1 आ गया, जो आपका डायग्राम नंबर ए है, और वहां पर और बी दोनों में ही हायर पेयर एक एक आ रहा है। तो कुर्ट्ज़बेक क्राइटेरिया के अनुसार पहले की डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गई और दूसरे की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आ गई। तो अब हमें केवल फॉर्मूले में पुट करना है और ये पता चल जाएगा कि इस पूरे मैकेनिज्म की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी या मूवेबिलिटी कितनी होगी, और किसके द्वारा, कुर्ट्ज़बेक क्राइटेरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्राइटेरिया ग्रबलर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। ग्रबलर क्राइटेरिया अप्लाइज टू मैकेनिज्म विद ओनली सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात आ गई तो क्या हुआ भाई, h की वैल्यू 0 हो गई, n की वैल्यू 1 हो गई। तो कुल मिलाकर के यदि हम कुर्ट्ज़बेक क्राइटेरिया में ये परिवर्तन कर दें, तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन बन जाएगी 3l - 2j - 4, और इसको हम क्या कहेंगे, ग्रबलर क्राइटेरिया। नाउ इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहां से आपके यहाँ हर वर्ष एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर टोटल मिला करके 7-8 टाइप के इन्वर्जन्स होंगे। और सबसे पहले हम इन्वर्जन को सीखने से पहले ये देखेंगे कि हमारा इन्वर्जन होता क्या है। तो as we know that when one of the link is fixed in a kinematic chain, it is called a mechanism। कि जब हमारे किसी भी काइनेमेटिक चेन में एक लिंक को फिक्स करते हैं तो उसे हम मैकेनिज्म कह देते हैं। सो वी कैन ऑब्टेन एज मैनी मैकेनिज्म एज द नंबर ऑफ लिंक्स इन ए काइनेमेटिक चेन बाय फिक्सिंग। मतलब उसको हम बहुत सारे मैकेनिज्म तैयार कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ लिंक्स हैं काइनेमेटिक चेन के, उन्हें फिक्स करके इन टर्न, मतलब उसके टर्न में हमें क्या मिलता है, उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, डिफरेंट लिंक्स इन ए काइनेमेटिक चेन। दिस मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स, मतलब जैसे आपके सपोज 4 बार मैकेनिज्म की बात करते हैं, आपने इसको फिक्स कर दिया, ये मैकेनिज्म बन गया, तो कोई एक प्रकार का मोशन मिला आपको। अब आपने इसको फिक्स नहीं करा, अब आपने इसको फिक्स कर दिया, फिर इसको फिक्स नहीं करा, एक इसको फिक्स करके हमें एक नए टाइप का मोशन मिलना शुरू हुआ, फिर हमने इसको फिक्स कर दिया, फिर हमने इसको फिक्स कर दिया। तो जितने भी काइनेमेटिक चेन में हमारे लिंक्स हैं,
उनको फिक्स कर करके हमें अलग अलग प्रकार के जो मोशन मिल रहे हैं, किसके द्वारा? काइनेमेटिक चेन के द्वारा। तो इस मेथड को द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग डिफरेंट मैकेनिज्म्स बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स, जो किसी काइनेमेटिक चेन के डिफरेंट लिंक हैं उनको फिक्स कर करके जो हमें मोशन प्राप्त हो रहे हैं, इस मेथड को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म का इन्वर्जन है, कि हम इस मैकेनिज्म, एक अकेले मैकेनिज्म से ही हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म मिल रहे हैं। It may be noted that the relative motion between the various link is not changed, कि ये हमारी एक कंडीशन है कि जो रिलेटिव मोशन है लिंक्स के बीच की, वो हमें चेंज नहीं करनी है इन एनी मैनर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन, कि इन्वर्जन प्रोसेस के दौरान हमें उनके बीच की रिलेटिव मोशन को चेंज नहीं करना है, बट देयर एब्सोल्यूट मोशन मे बी चेंज ड्रास्टिकली, कि हमने वो किसी चीज को चेंज नहीं करा, केवल एक ही चीज को चेंज करा कि इस बार इस वाले लिंक की बजाय दूसरे लिंक को फिक्स कर दिया, तो हमारी जो मोशन है वो ड्रास्टिकली चेंज हो गई। हो सकता है कहीं पर हमें एक स्मॉल रोटेशनल मोशन मिल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने दूसरे वाले लिंक को फिक्स किया तो हमें एक लार्ज रोटेशनल मोशन मिलना शुरू हो गया। मतलब समझते हैं इस बात को, क्योंकि ये आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीजें यहां से मिलने वाली। सपोज ये है आपके पास, अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसकी दो साइड बड़ी ली है, दो साइड छोटी ली है। अब सपोज मैंने इसको फिक्स किया था, तो मुझे यहां पर ये वाला सर्कुलर मोशन मिल रहा था इतनी रोटेशन का, और इसकी वजह से ये वाला मिल रहा था इतनी रोटेशन का लगभग, क्योंकि ये और ये लगभग बराबर है। लेकिन यदि मैंने अब इसको चेंज कर दिया और इसको फिक्स जो था उसकी बजाय अब सेकंड वाले को फिक्स कर दिया, ये इसको फिक्स कर दिया मैंने। अब यदि मैंने इसको फिक्स कर दिया तो देख रहे हैं आप इसका मोशन कैसे मिलेगा, ये ऐसे जाएगा और ये भी ऐसे जाएगा, तो एक बहुत बड़ा सर्किट जनरेट होगा आपके मोशन में। तो जो पहले वाला सर्कुलर मोशन है उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक लार्ज रोटेशनल मोशन मिलना शुरू हो जाएगा, और मैंने एक इन्वर्जन प्राप्त कर लिया, एक मैकेनिज्म प्राप्त कर लिया बाय इन्वर्जन प्रोसेस। सो इन्वर्जन आपको, मुझे लगता है, समझ में आया होगा, और जिसमें पहला आपका है टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक चेन्स में 4 बार चेन, देन सिंगल स्लाइडर चेन एंड डबल स्लाइडर चेन। तो 4 बार जिसे हम क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि चार, हमारे पास 4 लिंक हैं इसमें, तो क्वाड का मतलब होता है 4। तो इट कंसिस्ट ऑफ 4 लिंक्स, consist each of them forms a turning pair at A, B, C, D. The 4 links may be of different length according to the Grashof. For a 4 bar mechanism, the sum of shortest and longest link, जो सबसे छोटा है और जो सबसे लंबा लिंक है, देखिए यहां पर एक ग्रेशॉफ नाम के वैज्ञानिक ने वही बात कहने की कोशिश करी जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बता रहा था, कि जो सबसे छोटा है कौन सा है? एडी, और सबसे बड़ा है ए बी। इन दोनों का सम बाकी दोनों जो रिमेनिंग है उनके सम से बड़ा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पर रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो यदि हम कोई भी डिजाइनिंग करने जा रहे हैं तो हम इस कंडीशन के द्वारा पहले ही देख लेंगे कि जो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट है उनके बीच का जो मोशन है, वो जो लेंथ है उन दोनों की, उन दोनों का सम बाकी जो दोनों बची हैं उनके सम के से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज अवर गोइंग टू बी लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे।
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही है. वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिजाइनिंग ए मैकेनिज्म इज टू एंश्योर दैट द इनपुट क्रैंक मेक ए कंप्लीट रिवोल्यूशन रिलेटिव टू अदर लिंक्स. कि जो हमारे इनपुट लिंक है, इनपुट का मतलब क्या है, जहां पर हम इनिशियली इनपुट दे रहे हैं. सपोज हम एडी को रोटेट करना चाह रहे हैं, तो ये पूरा रोटेशन कंप्लीट होना चाहिए. ऐसा ना हो कि ये कहीं पर अटक जाए. कैसे अटकेगा? यदि मैं इसकी लेंथ तो बड़ी कर दूं, इसे बड़ा कर दूं, अब जब ये रोटेट होगा तो इसके बाहर चला जाएगा, तो अटक जाएगा कहीं ना कहीं. इसलिए इसकी जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए जिससे कि इसको हम पूरा सर्किल फॉर्म कर सकें. द मैकेनिज्म इज इन विच नो लिंक मेक्स ए कंप्लीट रिवोल्यूशन विल नॉट बी यूजफुल. यदि कोई भी लिंक किसी मैकेनिज्म में ऐसा है कि वो कंप्लीट रिवोल्यूशन नहीं कर पा रहा है, तो हमारे लिए यूजफुल नहीं है. इन ए 4 बार चेन, वन ऑफ द लिंक, in particular the shortest link will make a complete revolution related to the other 3 link if it satisfies the Grashof law. Such a link is known as crank or driver. तो जो सबसे छोटा लिंक है और उसने ग्रेशॉफ क्राइटेरिया को भी फुलफिल किया हुआ है और वो अपना कंप्लीट रोटेशन भी कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उस लिंक को हम क्या कहेंगे? क्रैंक या लीवर. द लिंक BC, जो कि नेक्स्ट लिंक है, विच मेक्स ए पार्शियल रोटेशन और oscillates is known as लीवर और रॉकर और फॉलोअर. फॉलोअर सबसे ज्यादा कहा जाने वाला वर्ड है, क्योंकि जो हमारे इनपुट लिंक की मोशन को फॉलो करता है, मतलब नेक्स्ट जो मोशन जाती है वो किस पे ट्रांसमिट होती है, उसे हम फॉलोअर कहते हैं. विच कनेक्ट द क्रैंक एंड लीवर इज कॉल्ड कनेक्टिंग रॉड और कपलर. जो तीसरा लिंक है CD लिंक, तो इसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिंग रॉड या कपलर. एंड द लिंक फिक्स, जो कि फिक्स होता है, इज नोन एज फ्रेम ऑफ द मैकेनिज्म. तो ये 4-5 बातें आपको याद रहनी चाहिए, जिससे कि किसी भी मैकेनिज्म को आगे बढ़ाने से पहले हमें उनके नाम पता होने चाहिए. इनपुट को क्या कहेंगे? क्रैंक या ड्राइवर. जो उससे अगला लिंक होगा, जो इनपुट लिंक आगे मोशन को ट्रांसमिट करेगा, उसे हम लीवर, रॉकर या फॉलोअर कहेंगे. और फाइनली जिसपे मोशन ट्रांसमिट हो रही है उसे हम कनेक्टिंग रॉड या कपलर कहेंगे. और जो फिक्स होगा इसमें पूरे 4 में से, जो यदि 4 बार मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो उसे हम फिक्स वाले को क्या कहेंगे? फ्रेम कहेंगे. अब शुरू होते हैं आपके इन्वर्जन ऑफ 4 बार चेन, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे. और यहाँ तक जब भी आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी एक इंस्ट्रक्शन है कि आज जितना भी पढ़ाया गया है वो आपको एक बार रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर में आना है, जिससे कि आपके आने वाला जो लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली हैं इन्वर्जन में. यहाँ से एक इन्वर्जन आपके एग्जाम में हर बार 100% आता है, और जो पिछला पढ़ाया गया है वहां से एक 2 नंबर का न्यूमेरिकल और एक 2 नंबर की डेफिनेशन हर बार आती है. और आने वाले लेक्चर में आपको वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने सिखाए जाएंगे. तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको अपना ज्योमेट्री बॉक्स लेकर के और प्लेन पेपर्स लेकर के बैठना है. तब तक के लिए इस लेक्चर को रिवाइज करते रहें. थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर.